गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 3। ठीक है, और जिसका नाम क्या है? आनुवंशिकी। क्या नाम है? आनुवंशिकी। तो देखिए कि मैं आपको पहले बता देता हूं कि आनुवंशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है। ठीक है ना, और जिसके पीछे ये पूरा लेसन जो होगा घूमेगा। ठीक है ना, हम पूरे लेसन को उसके आधार पर ही पढ़ेंगे। तो देखिए जो आनुवंशिकी है, ठीक है ना, उस आनुवंशिकी का जो जनक है, ठीक है ना, वो कौन है? अपना आनुवंशिकी का जनक है मेंडल। कौन है? मेंडल। आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल है जी। कौन है? मेंडल। पूरा नाम क्या है इसका? जॉन ग्रेगर मेंडल। क्या नाम है? पूरा नाम क्या होगा इसका? जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है ना, जॉन ग्रेगर मेंडल। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे कि आनुवंशिकी होती क्या है। ठीक है ना, तो देखिए कि आनुवंशिकी का अध्ययन जो किया जाता है वो जीव विज्ञान की शाखा में किया जाता है। किसकी शाखा में? जीव विज्ञान की शाखा में किया जाता है। यानी कि साइंस की एक शाखा है जीव विज्ञान। ठीक है ना, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, और जीवों में क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, तो देखिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, या हम कहे। फिर देखिए दूसरा है कि जेनेटिक्स। ठीक है ना, अब ये जो जेनेटिक्स है वो आनुवंशिकी है। इंग्लिश में नाम क्या है इसका? जेनेटिक्स। ठीक है ना, तो आनुवंशिकी कह दो या जेनेटिक्स कह दो, एक ही बात है। तो इस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो था सर्वप्रथम किसने किया था? 1905 में बेटसन ने किया था। किसने किया था? 1905 में बेटसन ने इस आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो आनुवंशिकी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना, और इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस शब्द से हुई है? जीन शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? जीन शब्द से इस शब्द की क्या हुई है? आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, जेनेटिक्स। ठीक है, फिर बात आती है कि आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, मैंने कहा कि सजीवों में होते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए कि सजीवों में जनन की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है? लैंगिक जनन होती है या अलैंगिक जनन होती है? तो सजीवों में जो जनन पाया जाता है वो कौन सा होता है? लैंगिक जनन। कौन सा होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय, ठीक है ना, युग्मकों द्वारा, ठीक है ना, विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है? संचरण होता रहता है या ट्रांसफरेशन होता रहता है। अब बात आती है कि युग्मक क्या होते हैं। ठीक है ना, तो सजीवों की बात हो रही है, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए 2 युग्मक होने चाहिए। कितने युग्मक होने चाहिए? 2 युग्मक। एक नर युग्मक, ठीक है ना, दूसरा मादा युग्मक। ठीक है, तो नर युग्मक जो होता है उसे तो हम कहेंगे शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। और जो मादा युग्मक होता है उसे हम क्या कहेंगे? अंडाणु। ठीक है ना, तो जब ये नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है ना, ये आपस में परस्पर क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं, और संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। फिर वो जो युग्मनज बनता है, ठीक है ना, वो कहाँ जाकर रोपित हो जाता है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण के रूप में क्या हो जाता है? रोपित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उन दोनों के लक्षण, नर के लक्षण और मादा के लक्षण, उस संतति में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि वंशागति। ठीक है ना, कि वंशागति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तो देखिए कि आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो किससे किस में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, ये तो नहीं कि अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रक्रिया होगी कौन सी? लैंगिक जनन की। ठीक है ना, उपस्थित कौन कौन से युग्मक होंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक। तो जो नई संतान बनती है उसके अंदर जो ये लक्षण जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आया कि जनक पीढ़ी से, ठीक है ना, किसमें? संतति पीढ़ी में। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का संचरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तो जनक पीढ़ी मतलब माता पिता। ठीक है ना, संतति यानी कि जो संतान पैदा हुई है, पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, उसके अंदर जो लक्षण ट्रांसफर हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वंशागति कहेंगे। फिर बात आती है कि वंशागति शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया, ठीक है ना, वो किसके द्वारा किया गया?
स्पेंसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1863 में किया गया। कौन था वंशागति शब्द का प्रयोग करने वाला? सबसे पहले स्पेंसर नामक एक वैज्ञानिक था। कब किया था? 1863 में। कब किया था? 1863 में इसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था वंशागति शब्द का। फिर बात आती है कि अब ये तो हुई इस लेसन की जो बेस है, ठीक है ना, वो हुआ। अब मैं यहाँ पर कह दूं कि ये तो जीव विज्ञान है, ठीक है ना, जो जीव विज्ञान शब्द लिख रखा है मैंने, इस जीव विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ऐड कर लीजिएगा आप, ये जानकारी आवश्यक होती है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ जीव विज्ञान कौन है? अरस्तु। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने लेसन की ओर, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे हम मेंडलवाद की। किसकी? मेंडलवाद, ठीक है ना। तो ये मेंडलवाद जो है, इस मेंडल के ऊपर ही पूरा लेसन क्या होगा अपना चलेगा। इसके द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनके बारे में हम उनका अध्ययन करेंगे। इसने 3 नियम दिए थे, ठीक है ना, उन नियमों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, तब ये लेसन क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो हम पढ़ते हैं मेंडलवाद। तो देखिए, तो मेंडल जो है, ठीक है, उसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को क्या हुआ था? इस मेंडल का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के हेंजनड्राफ प्रांत के, सुनना वापस, ऑस्ट्रिया के हेंजनड्राफ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के हेंजनड्राफ प्रांत के सिलिसियन गांव में मेंडल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, फिर बात आती है कि मेंडल अब क्या हो गए? बड़े हो गए, ठीक है ना। तो बड़े होते हैं तो बच्चों को किसमें डाल दिया जाता है? स्कूलों के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मेंडल भी सन 1842 में क्या करने चले गए? दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त कर ली इन्होंने। किसकी डिग्री प्राप्त कर ली? दर्शन शास्त्र की डिग्री इन्होंने 1842 के अंदर प्राप्त की। और सन 1843 में कहा चले गए? ये ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ये चले गए और वहां पर क्या बन गए? एक चर्च के अंदर पादरी बन गए, ठीक है ना। चर्च के अंदर क्या बन गए? पादरी। कब बने? 1843 के अंदर ये पादरी बन गए। 1842 में इसने किसकी डिग्री प्राप्त की थी? दर्शन शास्त्र की एक डिग्री प्राप्त की थी। फिर देखिए कि ये चर्च में पादरी तो बन गए। अब चर्च में क्या था? एक उद्यान, बगीचा। उद्यान का मतलब क्या होता है? बगीचा। तो उस बगीचे के अंदर, ठीक है ना, इन्होंने उद्यान मटर पर, उद्यान मटर, ठीक है ना, उस पर क्या किए? संकरण के प्रयोग किए। उद्यान मटर पर क्या किया? संकरण का प्रयोग किया। और वो भी कितने सालों तक? 7 सालों तक। कितने सालों तक? 7 सालों तक मेंडल ने उद्यान मटर पर, ठीक है ना, संकरण के क्या किए? प्रयोग किए। 1856 से 1863 तक, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो उद्यान मटर है उसका जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है ना, उद्यान मटर बॉटनिकल नेम, ठीक है ना। अगर वनस्पति का नामकरण किया जाता है तो हम कहते हैं उसे बॉटनिकल नेम, ठीक है ना। अगर किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजिकल नेम। क्या कहते हैं? जूलॉजिकल नेम। तो देखिए, इसका मटर जो है, हम जो खाते हैं मटर, ठीक है ना, उसका मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सेटाइवम। क्या नाम है? पायसम सेटाइवम है। और इस पायसम सेटाइवम पर ही, ठीक है ना, मेंडल ने 7 वर्षों तक क्या किया? संकरण का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखो इन संकरण के प्रयोगों से जो मेंडल को निष्कर्ष प्राप्त हुए, ठीक है ना, जो इसको निष्कर्ष मिले 7 वर्षों तक जो इसने तपस्या की, ठीक है ना, इसके जो निष्कर्ष उसको प्राप्त हुए, उस निष्कर्षों को उसने 1865 में, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के अंदर ये एक सोसाइटी थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम बोला मैंने? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है ना। उसके समक्ष उसने उन निष्कर्षों को क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। किस रूप में? एक शोध प्रपत्र के रूप में उसने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, फिर देखिए प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकले, ठीक है ना, ये हम कहे कि जो परिणाम निकले, उन परिणामों के आधार पर, ठीक है ना, आनुवांशिकता के नियमों का क्या हो गया? प्रतिपादन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि ये जो आनुवांशिकता के नियम है, ठीक है ना, ये तो दिए गए थे, दर्जा जो दिया गया था मेंडल के प्रयोगों को वो बाद में दिया गया था। जबकि ये जो 1865 है ना, वहां पर तो उसने क्या किया था कि नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या ये किया था? शोध प्रपत्र के रूप में उन निष्कर्षों को रखा था। फिर उस सोसाइटी ने उन निष्कर्षों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अस्वीकार कर दिया उनको, प्रयोगों को,
ठीक है ना। लेकिन बाद में 3 वैज्ञानिक आए थे, ठीक है ना, 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने मेंडलवाद को क्या दिया था, पुनर्जन्म दिया था, ठीक है ना। कॉल कॉरेंस था, ठीक है ना, एरिक वान शेरमैक था, ठीक है ना, और ह्यूगो डी ब्रिज था। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए थे मटर के पादप पर, ठीक है ना, और उन्हीं निष्कर्षों पर ये पहुंचे थे जिन निष्कर्षों पर मेंडल पहले ही पहुंच चुका था, ठीक है ना। तो बाद में जब वो निष्कर्षों पर जो तीनों वैज्ञानिकों ने वही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल ने निकाले थे, उन्हीं के आधार पर, ठीक है ना, फिर उन नियमों को, ठीक है ना, क्या नाम दिया गया, आनुवांशिकता के नियमों का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो फिर देखिए उन्हें उन नियमों को फिर हम क्या कहने लगे, मेंडलवाद, क्या कहने लगे, मेंडलवाद कहने लगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि मेंडल की जो मृत्यु हुई, ठीक है ना, वो कब हुई थी, 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जहां पर हम पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल सफल कैसे हुआ और मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो ऐसे पॉइंटों के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।